नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल टेक्निकल अंसा में। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए न्यू वीडियो लेके हाजिर हो चुका हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर भी आप सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा शानदार अपडेट देने वाला हूं। ये जो अपडेट है इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको दूंगा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। तो वीडियो को आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट वॉच करना है ताकि इस वीडियो के अंदर बताई जाने वाली जो भी जानकारी है, जो भी अपडेट है, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, सही तरीके से आपको समझ में आ जाए। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछली वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए डाली थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल है उसके अंदर आपके एडमिशन के जो फॉर्म है वो अभी चालू है और अभी प्रेजेंट टाइम में भी वो चालू है। जिन लोगों ने उसके अंदर अभी फॉर्म फिल नहीं किया है तो वे लोग जल्दी से जल्दी जाके अपना फॉर्म फिल कर लें क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है वो भी बहुत ज्यादा समीप है, निकट है। तो जिन लोगों को फॉर्म भरना है, जो लोग चाहते हैं कि हम भी आरपीएमसी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से मेडिकल के अंदर कोई डिप्लोमा कोर्स करें, तो वे लोग इसके अंदर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और उसके बाद में दोस्तों मैंने आपको उसी वीडियो के अंदर जो उस फॉर्म फिल के बाद में आपका जो काउंसलिंग का शेड्यूल था, जो काउंसलिंग का कार्यक्रम था, उसके बारे में भी मैंने वहां पे आपको डिटेल से समझाया था कि कब कौन सी यहाँ पे काउंसलिंग होने वाली है, कार्यक्रम कब और कैसे चलने वाला है, उसके बारे में सब कुछ जानकारी मैंने वहां पे आपको दे दी थी। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, जाके आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है आपको, और जो आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल है वो क्या और कैसे रहने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो की। इस वीडियो के अंदर मैं आपको, जब कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है, कॉलेज अलॉट होने के बाद में दोस्तों आपको, जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उस अलॉटेड कॉलेज के अंदर आपको जाना होता है और आपको अपने जो जरूरी डॉक्यूमेंट, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको लेके जाने होते हैं। उसके साथ में आपको अपनी पूरी पूरी फीस जो कि आरपीएमसी द्वारा निर्धारित की गई है वो फीस आपको लेके जानी होती है। तो रिपोर्टिंग के टाइम में आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे आपको रिक्वायर होगी, कौन-कौन सी चीज़ें आपके पास में होना ज़रूरी है, उसके बारे में ये वीडियो आज का रहने वाला है दोस्तों। अब दोस्तों बिना फॉर्मेलिटी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले तो वीडियो को एक छोटा-सा लाइक कर दीजिए, उसके बाद में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल के बटन पे सेलेक्ट कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा और आपको सही, सटीक और जेन्युइन सी जानकारी आपको इस हमारे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं, आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया, फॉर्म फिल करने के बाद में दोस्तों आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के बाद में आपको कॉलेज अलॉट होगी। कॉलेज दोस्तों मैंने बता दिया आपको, अगर आपके अच्छे नंबर है 90 से अबव है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगी, और अगर आपके थोड़े से कम नंबर है या थोड़े से लो नंबर है तो आपको दोस्तों प्राइवेट कॉलेज भी मिल सकती है। यानी कि दोस्तों ऑल ओवर मैंने आपको क्या बताया था कि आपको फॉर्म जरूर फिल करना है अगर आप लोग ये कोर्स करना चाहते हैं। आपको प्राइवेट या गवर्नमेंट आपको एक ना कॉलेज जरूर मिल जाएगी। अब जब आपको कॉलेज मिल जाती है तब आपको क्या करना होता है, जरूरी डॉक्यूमेंट जो आपके 10-12 की मार्कशीट है और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट है, वो इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो, और आप प्लस आपकी जो फीस है वो लेके आपको संबंधित महाविद्यालय में जाना होता है जो आपको आवंटित हुआ है, और उसके अंदर आपको जरूरी डॉक्यूमेंट वगैरह आपको यहाँ पे सबमिट करवा के, अपनी फीस सबमिट करवा के आपको अपना एडमिशन वहां पे प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है। तो दोस्तों बताते हैं, सबसे पहले आपको जो पहला डॉक्यूमेंट है वो कौन सा है, आपको साथ में लेके जाना है। दोस्तों जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है 10वीं कक्षा की मूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र। तो आपको 10वीं कक्षा की मूल अंक तालिका और प्रमाण पत्र साथ में लेके जाना है। अब बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि जो ये मूल अंक तालिका अलग है या प्रमाण पत्र अलग है, कैसे क्या है, समझ में नहीं आ रहा। तो जिन लोगों ने 2015 से पहले, लगभग लगभग 2015 से पहले जिन लोगों ने 10वीं कक्षा पास की है, तो उन लोगों को जो संबंधित बोर्ड था वो क्या करता था कि वो उनको जो प्रमाण पत्र है वो अलग से भेजता था और मूल अंक तालिका अलग से भेजता था। तो वो पहले की बात थी, पर दोस्तों अब 2015 के बाद में जिन लोगों ने यहाँ पे 10वीं या 12वीं पास की है उन लोगों के पास में जो उनकी एक मार्कशीट है, जो 10वीं की मार्कशीट है वही उनका मूल प्रमाण पत्र और वही उनकी मूल अंक तालिका है। 12वीं में भी बिल्कुल सेम सा ही है। तो घबराना नहीं है, आपके पास में जो आपकी मार्कशीट है वही आपकी मूल अंक तालिका है, वही आपके मूल प्रमाण पत्र है, वही है दोनों दोस्तों। और जिन लोगों ने बहुत पहले 12th पास की थी, 10th पास की थी, उन लोगों के पास में जरूर ये अलग हो सकता है। तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या 10वीं की मूल अंक तालिका लेके जानी है। उसके साथ में आपके पास में यहाँ पे 12वीं की मूल अंक तालिका भी होनी चाहिए। कौन सी? जो 12वीं क्लास आपने पास की है उसकी मूल अंक तालिका और प्रमाण पत्र। मैंने बता दिया आपको, प्रमाण पत्र और मूल अंक तालिका में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। अब उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, जो तीसरा जरूरी डॉक्यूमेंट है वो है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। यानी कि जब आप 12th पास करते हैं तो 12th पास करने के बाद में जब आप अपने टीसी वगैरह लेने जाते हैं तो वहां पे आपको एक तो टीसी आपको दी जाती है जिसको ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोलते हैं, एक आपको अपनी 12th की मार्कशीट दी जाती है, और उसके अलावा दोस्तों आपको एक अपना माइग्रेशन भी दिया जाता है। देखो माइग्रेशन का सीधा सा सिंपल सी भाषा में बताऊं, माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि आपने किसी स्कूल से 12th पास कर ली, 12th पास कर ली, अब उसके बाद में तो वहां पे आप स्टडी कर नहीं सकते क्योंकि स्कूल तो 12वीं तक होती है, आपको पता है। तो शिक्षा विभाग क्या करता है, जो संबंधित शिक्षा विभाग है वो क्या करता है, जिस स्कूल से अपन ने 12वीं पास की है उस स्कूल को माइग्रेशन इश्यू करता है। यानी कि
आप ये माइग्रेशन बच्चे को दे दीजिए, यानी कि कुल मिला के इस स्कूल से जो आपका खाता है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अब आप लोगों ने यहाँ से 12वीं पास कर ली है। अब आप अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने कॉलेज लेवल पे जाएंगे और वहां पे जो आपका जो माइग्रेशन है वो आप देंगे, तभी आपका वहां पे एडमिशन होता है दोस्तों। तो ये होता है माइग्रेशन। एक तरीके से आप मान सकते हो कि जो हमारा खाता है वो क्लोज हो चुका है उस संबंधित शिक्षा विभाग से। जैसे हमने स्कूली शिक्षा विभाग से शिक्षा प्राप्त की थी, तो स्कूल में जो हमारा खाता था वो 12वीं के बाद में बंद हो चुका है। उसी प्रकार जैसे हम कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं इसको दिखा के, तो फिर जब हमारी फाइनल वगैरह हो जाती है और हम वहां से टीसी लेते हैं, तो फिर वो भी हमारी कोई माइग्रेशन इशू करता है। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी भी एक माइग्रेशन इशू करती है। वो उसका मतलब ये है कि आपने यहाँ से जो शिक्षा है वो प्राप्त कर ली है यहाँ तक की, और यहाँ तक का जो खाता आपका क्लोज हो चुका है, ये है माइग्रेशन। तो ये माइग्रेशन आप सबके पास में होगा, ये आपको लेके जाना है। उसके बाद में जो चौथी सबसे बड़ी चीज है दोस्तों, वो है मूल निवास प्रमाण पत्र। ये मूल निवास प्रमाण पत्र बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। अब मैं बात करूं जो SC ST है, यानी कि जो SC ST है, SC ST वालों के पास में जो मूल निवास प्रमाण पत्र होता है, तो वो तो क्या पुराना भी चल जाता है। अगर बहुत ज्यादा पुराना है तो भी उनको तो चल जाएगा, SC ST वालों को तो छूट होती है। पर जो जैसे जनरल हुआ, EWS हुआ, उन लोगों को क्या ये बनवाने पड़ते हैं, बार बार में अलग अलग से बनवाने पड़ते हैं। इनकी शायद वैलिडिटी आती है 1 साल की, 6 महीने की ऐसी। तो आपको अगर आपके पास में बहुत ज्यादा पुराना है तो आपको बनवा लेना है। और ये इसीलिए मांगा जाता है क्योंकि ये जो पूरी भर्ती प्रोसेस हो रही है ये राजस्थान के अंदर हो रही है, और इसके जो इनविटेशन फॉर्म है उसके अंदर साफ साफ क्लियरली मेंशन कर रखा है कि आप राजस्थान राज्य के मूल निवासी होने आवश्यक है। इसीलिए आप राजस्थान राज्य के मूल निवासी है, इसीलिए आपसे क्या मूल निवास प्रमाण पत्र मांगा जाता है, तो ये भी आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास जाति प्रमाण पत्र या फिर EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखो, जाति प्रमाण पत्र का मतलब ये है कि जैसे मान लो मैं SC से हूँ, ST से हूँ, तो मैंने अगर फॉर्म फिल किया है और मुझे उस राज्य के अंदर SC ST वालों को जो आरक्षण दे रखा है, जो कोटा दे रखा है, अगर मुझे उसका लाभ चाहिए, तो मुझे ये जो मेरा प्रमाण पत्र है ये लगाना आवश्यक होता है, ये जरूरी होता है। क्योंकि ये जब मैं लगाऊंगा, मैं उनके सामने कन्फेस करूंगा कि हाँ मैं SC से हूँ, मैं ST से हूँ, तभी वो मुझे उस जाति से संबंधित जो आरक्षण, जो कोटा होगा, वो मुझे प्रोवाइड करवा पाएंगे। तो ये आपके पास में होना चाहिए रिपोर्टिंग के टाइम पे। कब दोस्तों? रिपोर्टिंग के टाइम पे आपके पास में जाति प्रमाण पत्र। और अगर जिनके पास में EWS है तो EWS भी चलेगा। अब EWS बता दूं, देखो EWS ज्यादातर ये जनरल में बनता है, जो जनरल कैटेगरी के होते हैं। सरकार ने क्या कर रखा है कि सरकार ने जो जनरल कैटेगरी में है और जो इकोनॉमिकली अगर वीकर सेक्शन है, जो आर्थिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से अगर उनकी कंडीशन खराब है, थोड़े गरीबी रेखा से वो नीचे हैं, तो उन लोगों के लिए उन्होंने क्या बना रखा है, EWS प्रमाण पत्र बना रखा है। तो जिनके पास में वो है वो भी वहां पे सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद में मैंने आपको 5 तक बता दिए, 5 डॉक्यूमेंट। पहला 10वीं की मूल अंक तालिका, 12वीं की मूल अंक तालिका, माइग्रेशन प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र या फिर EWS प्रमाण पत्र। उसके बाद में दोस्तों मैं बात करूं, उसके बाद में आपके पास में क्या होना चाहिए, अगर आप PH प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि अगर आप विकलांग है, कहीं किसी भी तरीके से आप अगर हैंडीकैप्ड है, तो आपके पास में एक PH प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिजिकली हैंडीकैप्ड प्रमाण पत्र आपके पास में होता है, तो वो आपके पास में होना चाहिए। अगर आप फिजिकली रूप से अनफिट है तो आपके पास में WDP सर्टिफिकेट भी हो सकता है। WDP सर्टिफिकेट का मतलब अगर आप डिफेंस पर्सन है और आप उसके बाद में ये इस संस्था के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो अगर आप ये डिफेंस प्रमाण पत्र, अगर आप जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वहां पे भी अगर आपसे पूछा गया था, अगर आप देना चाहते तो वहां पे भी दे सकते थे, और उससे संबंधित जो आपको कोटा था, जो आपको आरक्षण था, वो भी मिलता, आपको छूट थी वो भी मिलती वहां पे। तो ये अगर आपके पास में है तो आपको लेके जाना है। इसके अलावा आपके पास में WPP प्रमाण पत्र, यानी कि आप वर्ल्ड पैरामेडिकल मिलिट्री फोर्सेस के अंदर अगर है तो वो भी आप लगा सकते हैं, अगर उसका प्रमाण पत्र आपके पास में है। अगर आप विडो है, विडो का मतलब ये है कि आपकी अगर वाइफ की डेथ हो चुकी है, आप विडो है, तो वो प्रमाण पत्र भी आप लगा सकते हैं। आपकी शादी हुई थी, आपकी वाइफ की मृत्यु हो चुकी है, डेथ हो चुकी है, तो उसको विडो बोला जाता है, तो वो प्रमाण पत्र भी लगा सकते हैं। अगर आप डिवोर्सी है, आपने डिवोर्स ले रखा है, आपकी मैरिज हो चुकी है, आप डिवोर्सी है, तो वो प्रमाण पत्र भी आप लगा सकते हैं। तो ये प्रमाण पत्र सारे आपके पास में होने चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए? अगर आप PH कैंडिडेट है तो PH प्रमाण पत्र होना चाहिए। WDP का प्रमाण पत्र अगर है तो होना चाहिए। WPP का प्रमाण पत्र है तो होना चाहिए। विडो है तो प्रमाण पत्र है तो होना चाहिए। डिवोर्सी है और अगर आप है तो प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये चीजें आपके पास में होनी चाहिए। ये 6 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में मैं बात करता हूँ कि जो भी 7वां जो पॉइंट है, जो 7वीं इंपॉर्टेंट चीज है, वो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा कैसे क्या करना है आपको, और दिखाऊंगा आपको। देखो, राजकीय चिकित्सालय से मेडिकल फिटनेस बनवाना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप रिपोर्टिंग करवाने जाते हो तो जो भी राजकीय चिकित्सालय है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उससे आपको एक अपना जो आपका मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र है वो आपको बनवाना है, और वो बनवा के आपको लेके जाना है, तभी आपकी रिपोर्टिंग हो पाएगी, वरना आपकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। क्योंकि ये RPMC ने मांगा है, राजस्थान जो पैरामेडिकल काउंसिल बोर्ड है, इन्होंने मांगा है। और ये जो आप संबंधित कॉलेज में जब रिपोर्टिंग कराओगे तो ये भी क्या करते हैं, ये पूरा जो डॉक्यूमेंट्री आपका जो है वो आपसे कलेक्ट करके ये RPMC को भेजते हैं, और RPMC इनकी फिर पूरी तरीके से जांच करती है। तो ये बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बनवाना भी इसके अंदर इन लोगों ने कंडीशन दी है कि वो कंडीशन फॉलो करके ही बनवाना है।
सबसे पहले तो जो आप प्रोफार्मा बनवाएंगे उसके अंदर जो संबंधित चिकित्सालय है, जो गवर्नमेंट चिकित्सालय है, सबसे पहले तो गवर्नमेंट चिकित्सालय से ये मान्य होगा, प्राइवेट का मान्य नहीं होगा। उसके बाद में जिस गवर्नमेंट चिकित्सालय से आपने बनवाया है उसका क्लियरली सबसे ऊपर नाम मेंशन होना चाहिए। उसके बाद में जिन अधिकारी ने जारी किया है आपका मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, उस अधिकारी का नाम, उस अधिकारी का सिग्नेचर होना चाहिए और उस अधिकारी की सील भी उस पर होनी चाहिए। उसके अलावा आपका एक डिस्पेंच क्रमांक भी वहां पे, डिस्पेंच नंबर होगा, वो भी वहां पे होना चाहिए। उसके अलावा जिस डेट को आपने बनवाया है वो डेट भी होनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, मैंने जब वहां पे रिपोर्टिंग करवाई थी तो मैंने ये सब चीजें मैं वहां पे बनवा के लेकर गया था, पर उन लोगों ने फिर भी मेरी गलती निकाल दी थी। वो गलती मैं आपको बता दूंगा क्या थी। उन लोगों ने कहा था कि जो ये राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी की एक पर्ची भी यहाँ पे करती है, इसके अंदर जो डेट थी वो अलग थी, और जो हम लोग जहाँ पे हॉस्पिटल में जाते हैं, जो पर्ची कटवाते हैं डॉक्टर साहब को दिखाने के लिए, उस पर्ची के अंदर जो डेट थी वो भी अलग थी। तो ये जो सारा प्रोसेस आपको एक ही दिन में करना है, उस पर एक ही डेट होनी चाहिए, एक ही दिन की डिस्पेंस क्रमांक होना चाहिए, एक ही दिन का सब कुछ फॉर्म फिल किया हुआ होना चाहिए। मतलब अलग अलग डेट का ऐसे नहीं है कि आज आप डॉक्टर को दिखा लिए तो उसमें डॉक्टर को दिखाए तो उसमें आज अलग डेट होगी, फिर आप कल जा रहे हैं उसको फॉर्मेट लेके फिल करवाने, वो अलग डेट है। तीसरे दिन जा रहे हैं आप वहाँ पे जो राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी है उसकी पर्ची कटवाने। तो ऐसा नहीं करना, आपको एक ही दिन में पूरा मामला सेट करना है। उसके बाद में आपको लेके जाना है संबंधित महाविद्यालय में जहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट हुआ है। डिटेल अलग से वीडियो बना दूंगा, कैसे क्या करना है आपको सब कुछ उसमें बता दूंगा आपको, ठीक है। उसके बाद में जो 8वां पॉइंट है, आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है। फोटोकॉपी भी ले जा सकते हो, पर जरूरी है वहां पे आपको ओरिजिनल लेके जाना है। और आधार कार्ड के अलावा आप अन्य फोटो आईडी प्रमाण पत्र भी ले जा सकते हो, जैसा पैन कार्ड है वो ले जा सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस है वो ले जा सकते हो। बहुत सारे ऐसे जिसपे आपका फोटो लगा हो वो फोटो आईडी प्रमाण पत्र होता है, वो आप ले जा सकते हो। उसके बाद में देखो, उसके बाद में सबसे बड़ी एक सूचना और दे रखी है, राजस्थान मूल निवासी नहीं होने पर। देखो, जब लोग आप फॉर्म फिल करते हो तो फॉर्म फिल जब आप करते हो उस टाइम पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको जो फॉर्म है एकदम अच्छी तरीके से फिल करना है। आप राजस्थान के निवासी हो तो आपको राजस्थान ही भरना है वहां पे, क्योंकि ये जो भर्ती है, प्रोसेस हो रही है, ये पूरी राजस्थान के अंदर हो रही है। ये राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल बोर्ड है, इन्होंने इनका जो नोटिफिकेशन है उस पर साफ साफ क्लियरली मेंशन किया है कि आप अगर किसी कारण से अगर राजस्थान के मूल निवासी नहीं पाए जाते हैं तो आपका जो वहां पे गिनती होगी, यानी कि आपको जो काउंट किया जाएगा वो आपको राजस्थान के अंदर, या फिर आप किसी और राज्य के हो, आपने राजस्थान में फॉर्म फिल किया है तो आपको जो आपके राज्य में जो आरक्षण मिल रहा था वो आरक्षण फिर आपको नहीं मिलेगा, फिर आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि आपने अगर फॉर्म भरते समय अगर राजस्थान का निवासी आप लोगों ने नहीं दिखाया, और दिखाने का मतलब यह नहीं है कि आप हो ही नहीं फिर भी दिखा दिए हो, आपके पास में उचित जो राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र है वो भी होना आवश्यक है। तो कुल मिला के ये बात दूसरे राज्य वालों के लिए है कि जो लोग दूसरे राज्य से फॉर्म फिल करते हैं, उन राज्य वालों को यह है कि आप लोगों को अपने राज्य में जो यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत छूट मिल रही थी, जो आपको आरक्षण मिल रहा था, कोटा मिल रहा था, वो आपको फिर इस राज्य में नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पे जनरल में काउंट किया जाएगा। अब जनरल में कैसे काउंट किया जाएगा? जनरल में ऐसे काउंट किया जाएगा कि आप लोगों को यहाँ पे जो सीट मिलेगी राजस्थान में वो सीट अनारक्षित होगी, यानी कि किसी भी जो कास्ट है उस कास्ट से वो आरक्षित नहीं होगी, यानी कि वो सीट ना ही तो एससी की होगी, ना एसटी की होगी, ना ओबीसी की होगी, वो सीट होगी जनरल की। और अगर किसी कारणवश या किसी त्रुटिवश आप लोगों को जो सीट मिली है, वो सीट अगर किसी आरक्षित श्रेणी की आपको सीट मिल गई है तो फिर उसका कैंसिलेशन आप स्वतः ही मान सकते हैं, वो आपके लिए मान्य नहीं होगी वो सीट। तो आप लोगों को क्या करना है, कुल मिला के ध्यान रखना है, फॉर्म फिल करे तो राजस्थान के ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति फॉर्म भर रहा है तो आपको भी क्या करना है, आपको फॉर्म फिल करते समय और जब आपको कॉलेज मिलती है, आपको ये कंफर्म जरूर कर लेना है कि जो मुझे कॉलेज मिली है वो राजस्थान के अंदर किसी किसी भी कास्ट या फिर किसी भी जो आरक्षित श्रेणियां हैं उसकी सीट तो नहीं है ना, क्योंकि वो सीट आरक्षित श्रेणी की नहीं होनी चाहिए, वो अनारक्षित श्रेणी की ही सीट होनी चाहिए। अगर ऐसा गलती से अगर आपको मान लो आरक्षित श्रेणी की सीट मिल गई और आपने उसमें कॉलेज अलॉट फीस भर दी, सब कुछ कर दिया आपने उसके अंदर, तो आगे जाके अगर जब कार्रवाई हो गई, जब पता चला उनको कि ये गलती से हुआ है, तो फिर वो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा वापस में रिफंड में फीस वीस। तो ये ध्यान रखना है, जरूरी बातें हैं, ये ध्यान रखना है। अब एक सबसे बड़ी बात और है, वो बात यह है कि जो लोग पीएच कैंडिडेट है यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उन लोगों को जो कॉलेज अलॉट हो गई उसके बाद में जस्ट उनको जाके रिपोर्टिंग नहीं करवानी। सबसे पहले जो आरपीएमसी क्या करेगी, जो कॉलेज अलॉट करने के बाद में उन लोगों की लिस्ट जारी करेगी जो पीएच कैंडिडेट है। अब उन पीएच कैंडिडेटों को क्या करना है, उनको जो एसएमएस हॉस्पिटल है हमारा जयपुर के अंदर, उनके जो मेडिकल बोर्ड है उनका, उन बोर्ड के मेंबर्स के सामने उनको उपस्थित होना है। वो वहां पे उनको फाइनल करेंगे कि हाँ आप लोग सही तरीके से पीएच कैंडिडेट है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी होते हैं जो पीएच होते ही नहीं है, फिर भी प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं और फॉर्म लगा देते हैं।
तो उन लोगों के लिए इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने एक मेडिकल बोर्ड बना रखा है। जो भी पीएच कैंडिडेट होंगे उनको रिपोर्टिंग से पहले उनके सामने उपस्थित होना होगा, और फिर वो वहां से अगर पाए कि हाँ ये रिपोर्टिंग करवा सकते हैं, तो फिर आप लोग रिपोर्टिंग करवा पाओगे। तो पीएच कैंडिडेटों को ये महत्वपूर्ण जानकारी है, उनको ध्यान रखना है कि कॉलेज अलॉट होते हैं उनको जाना नहीं है, उनको वेबसाइट पे विजिट करते रहना है। उनकी लिस्ट जारी होगी पीएच कैंडिडेट को कि आपको इस तारीख को जो एसएमएस हॉस्पिटल है उसमें जाना है, मेडिकल बोर्ड के समक्ष आपको उपस्थित होना है, उसके बाद में आपको रिपोर्टिंग करवानी है, वो अगर बोलते हैं तो ये सारी चीजें थी दोस्तों, मैंने आपको बता दी है। 10वीं की मूल अंक तालिका लेके जानी है, 12वीं की मूल अंक तालिका लेके जानी है, माइग्रेशन आपके पास में होना चाहिए, मूल निवास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर ईडब्ल्यूएस है तो वो होना चाहिए, जो राजकीय चिकित्सालय से आपके पास मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र होना चाहिए, जिसके ऊपर चिकित्सालय का नाम होना चाहिए, जारीकर्ता का नाम होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए, सील होना चाहिए, डिस्पैच क्रमांक होना चाहिए उस पर। उसके अलावा आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए या फिर अन्य फोटो आईडी प्रमाण पत्र होने चाहिए, राजस्थान के आप मूल निवासी होने चाहिए। उसके अलावा अगर आप पीएच कैंडिडेट है तो आपके पास में पीएच प्रमाण पत्र होना चाहिए, डब्ल्यूडीपी प्रमाण पत्र होना चाहिए, डब्ल्यूपीपी प्रमाण पत्र होना चाहिए, आप विडो है तो प्रमाण पत्र होना चाहिए, डिवोर्सी है तो प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके पास में है, तभी आप लोगों को वहां पे रिपोर्टिंग करवाने जाना है। इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जो आपके पास में होनी चाहिए, और बहुत सारे लोगों के अभी कमेंट भी आएंगे कि सर मेरे पास में ये चीज थी, ये मेरी मार्कशीट थी, ये मेरी खो गई है, मुझे क्या करना है, मेरा वो हो गया है, मुझे क्या करना है, मुझे फलाना पूछड़ा ढिगड़ा, बहुत सारी चीजें सवाल यहाँ पे आएंगे। इन लोगों की जो भी क्यूरी है नीचे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना, मैं उसका जो भी सॉल्यूशन होगा मैं आपको जरूर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। और जो बहुत सारे अगर आपके प्रॉब्लम मेरे सामने आते हैं तो उनसे रिलेटेड एक वीडियो बनाऊंगा, उस पर सॉल्यूशन वीडियो होगी। तो दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है, वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लीजिए। तो मिलेंगे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।